हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट सेकंड। अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हमने डिस्कस किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था और एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पढ़ा था। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्जिंग की जाती है। दो तरीके थे, इंडक्शन ऑफ चार्ज था और फ्रिक्शनल चार्ज था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप फर्स्ट पार्ट देख लें, तब जाके आप सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मैं पढ़ाने का तरीका बदल रहा हूँ। बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल इस बात को फोकस कर रहा हूँ कि हिंदी की मीडियम के बच्चे भी उतना ही समझे जितना कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझें। ये दोनों मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो तो हिंदी में बोलते हैं, कोई इंग्लिश में तो बोलते नहीं, तो लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर टेक्निकल जो वर्ड्स आते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो नाम होते हैं, उनको मैं हिंदी में बोल दिया करूँगा ताकि हिंदी वाले बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। हालांकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ज़्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो मैं बात करूँगा कूलॉम्स लॉ पे बात करूँगा। कूलॉम्स लॉ से पहले केवल इतना पता था कि दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये भी पता था कि सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता था, अपोजिट चार्जेस के बीच में कैसा लगता था, अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। लेकिन कितना फोर्स लगता था ये इससे पहले पता नहीं था। तो कूलॉम ने पहला प्रयास किया और उसने ये बताया कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है। उसके दो स्टेटमेंट थे। मान लेते हैं मेरे पास दो चार्जेज हैं, वो किसी भी नेचर के हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं। तो दो अलग अलग चार्जेज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है r। अब आपसे कहा गया है कि बताइए भाई इसका स्टेटमेंट क्या है, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ये तो समझ गए कि कूलॉम्स लॉ किस बात के लिए है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने के लिए। उसने दो स्टेटमेंट दिए थे। उसने कहा था जो फोर्स है इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। ये एक तो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा उसने कहा था फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ the force between two charges will be directly proportional to product of the charge और inversely proportional to the square of the distance। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर इसको मिला के लिखूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा Q1 Q2 अपॉन क्या बनेगा R स्क्वायर। और आपको मैथमेटिक्स में पता है जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, कोई कांस्टेंट। चलो मैं लिख लेता हूँ कांस्टेंट C, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फाइनल इसका स्टेटमेंट हो जाएगा या लॉ आप कहेंगे। लेकिन जब तक आप इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो आपका स्टेटमेंट पूरा नहीं माना जाएगा। तो बाद में पूछा गया भाई ये सी की तो वैल्यू बताइए, जो कांस्टेंट आप लिख रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। तो ये जो सी की वैल्यू निकाली जाती है कई तरीक़ों से निकाल, कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे निकाली जाती है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन पे निकाली जाती हैं। तो इस सी की वैल्यू क्या होती, ये जो कांस्टेंट आपने यहाँ पे ऐड किया है इसकी वैल्यू होती क्या है। इसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है। मीडियम का मतलब किस मीडियम में आपने रखे हैं, मतलब अगर मीडियम बदलोगे तो ये सी की वैल्यू बदलेगी और सी की वैल्यू बदलेगी तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बदलेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, बल्कि वो किस बात पे डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम में रखे हुए हैं। तो सी की वैल्यू मैं कुछ अलग तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपने दो चार्जेस को हवा में रखा है, या इसको वैक्यूम जिसको आप निर्वात कहेंगे उसको कहेंगे फ्री स्पेस। फ्री स्पेस किसको कहेंगे भाई, कि अगर आपने दो चार्जेस को कहाँ पे रखा है, हवा में रखा है या निर्वात में रखा है। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमने हवा में रखा ना निर्वात में रखा है, इसको किसी मीडियम में डुबा दिया, मान लो पानी के अंदर डुबा दिया या केरोसिन के ऊपर डुबा दिया, तो उसको कहेंगे हम मीडियम। उसको क्या कहेंगे आप, मीडियम। तो सी की वैल्यू फ्री स्पेस में अलग होगी और मीडियम में अलग होगी। मीडियम में भी क्या होगा, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, पानी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और होगा, आप केरोसिन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ और होगा। कोई भी आप मीडियम को बदलेंगे तो सी की वैल्यू बदलेगी। अब क्या है, ये जो सी है ये जो कांस्टेंट है, इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी कई सारे कांस्टेंट आते हैं। ये भी खुद ब खुद कई कांस्टेंट से मिलके बना होता है। जैसे सी की वैल्यू अगर फ्री स्पेस की बात करूं तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई। ये तो आपको पता है। एक नया कांस्टेंट और आ जाता है यहाँ पे, ध्यान देना, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट किस बात को इंडिकेट कर रहा है, नॉट इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि या तो आपने ये चार्जेज आपने हवा में रखे हैं या आपने किस में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं या वैक्यूम में रखे हैं। तो ये जो सी कांस्टेंट है ये खुद ब खुद 1 2 3 कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी। एक वर्ड आता है परमिटिविटी,
अगर यहाँ पे नॉट लगा है तो इसको लिख दो ऑफ किसका है भाई, ये परमिटिविटी किसका है, ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको कहते हैं आप एप्सिलॉन नॉट। सी अपने आप में एक कांस्टेंट है जो कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, जब आपने इसको मीडियम में डाल दिया है, अगर इन चार्जेस को आपने मीडियम में डाल दिया है तो ये जो कांस्टेंट होगा उसका फॉर्मूला क्या सेम ही होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन। यहाँ पे बस नॉट हट जाएगा, नॉट लगा तो फ्री स्पेस, नॉट नहीं लगा तो मीडियम। इसको आप क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू तो आप ध्यान देना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट आप निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, इसको यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है। यूनिट आप निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला आपने अभी सी की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आइए, इसको यहाँ पे लिखिए 1/4 और एप्सिलॉन नॉट के बदले क्रॉस में चले जाएंगे ये यहाँ पे, और फोर्स यहाँ पे क्या होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, 1 की यूनिट नहीं होती, 4π की कोई यूनिट नहीं होती, इसकी न्यूटन होती है, कूलाम स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा, ये न्यूटन हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब हवा की या निर्वात की जो परमिटिविटी होती है ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। मीडियम का कौन सा, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जब आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी आती है, अगर आप इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखें यहाँ पे 4π की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फिक्स आती है 9 इंटू 10⁻9। इसकी यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। सी की यूनिट कैसे निकालेंगे, अगर आपसे कहा जाता है सी की यूनिट निकालिए तो ये तो और भी आसान है। कैसे निकालेंगे, सी के लिए फॉर्मूला बनाइए, एफ यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और Q1 और Q2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी, सी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यूनिट अगर ना भी याद करो तो आप इनको निकालना आपको आना चाहिए। तो ये होता है कांस्टेंट की वैल्यू। ये मैंने जो वैल्यू निकाली किसके लिए निकाल रखी, सारे मीडियम के लिए नहीं, ये केवल और केवल किसके लिए निकाल रखी, फ्री स्पेस के लिए, मतलब हवा और निर्वात के लिए। इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होता है। तो जब आपको एप्सिलॉन की वैल्यू नहीं पता है तो आप सी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो किसके लिए आते हैं, वो आते हैं फ्री स्पेस के लिए। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मीडियम में आपने फोर्स निकालना हो। अगर मीडियम में फोर्स निकालना हो तो या तो एप्सिलॉन इसकी वैल्यू आपको दी गई होगी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया गया। और ये कैसे निकाला जाता है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं। अगर दो चार्जेज आपको दिए गए हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है बहुत सारे चार्जेज आपको दे रखे हैं, अगल बगल बहुत सारे चार्जेज आपको दे रखे हैं, तो किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालिए तो यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन की दिक्कत आती है, वो जो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देखा परमिटिविटी, थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल। इन दोनों का जो रेशियो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये भी फिक्स होता है। इसकी वैल्यू कुछ और, इसको कुछ नाम दिया जाता है। के को नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको अलग से नाम दिया जाता है। तो अब नाम क्या हो गए, परमिटिविटी जिसको वैद्युतशीलता बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक बोलते हैं, और एप्सिलॉन नॉट इसको भी क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। एक नया कांस्टेंट आ गया। आप तीन कांस्टेंट आगे ध्यान देना, एक आ गया एप्सिलॉन, एक आता है आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक आता है आपका एप्सिलॉन नॉट। ये दो तो डिपेंड करते हैं मीडियम पर, ये मीडियम बदलने पर ये अलग, और ये होता है फ्री स्पेस की। ये क्या होती है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जबकि इन दोनों की वैल्यू फिक्स नहीं होती, इन दोनों की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। अगर आप रिलेशन निकालना चाहो तो क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कूलॉम्स लॉ मीडियम पे, तो कूलॉम्स लॉ कैसे बदलेगा, मान लेते हैं दो चार्जेज आपके पास हैं, Q1 है और Q2 है। अगर आपने इनको कहाँ पे रखा है, इनको फ्री स्पेस में रखा है। फ्री स्पेस को चलो थोड़ी देर के लिए मैं नॉट से दिखा देता हूँ। इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन क्या होगा R²। ठीक है जी। अब मैंने क्या कर दिया, इन चार्जेस को मीडियम में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं किया। तो क्या इनके बीच में लगने वाला फोर्स बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब नया फोर्स क्या होगा, चलो उसको मैं लिख देता हूँ FM। इन दोनों का मतलब समझ लेना आप। F0 का मतलब है जब तक कि ये चार्ज कहाँ थे, हवा में थे। FM का मतलब क्या होगा, अब हवा में नहीं है, बल्कि अब आपने इसको क्या कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, तो फोर्स बदल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन के बदले क्या लिख सकते हैं, K एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे आप K एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको डिवाइड कर दीजिए, अगर आप इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से R² से R², तो रहेगा क्या, यहाँ पे ध्यान दो, F0 अपॉन FM इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 रहा, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में क्या रहा है 1 अपॉन क्या बचा एप्सिलॉन, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसको क्या नाम दिया था आपने, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या नाम दिया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले पे भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं, F0 अपॉन FM इक्वल टू K। या इसको अगर थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखो तो कैसे लिखेंगे, K को यहाँ लेके आओ, FM को यहाँ पे लेके आओ, तो मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, F0 अपॉन K। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है जिसमें कई तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देखो किस पे पूछे जाते हैं, एक तो इस पे भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया होगा किसी मीडियम का, तो उस मीडियम की परमिटिविटी निकालिए, तो परमिटिविटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। दूसरा आपको ये पूछा जाता है कि भैया मीडियम के अंदर फोर्स और फ्री स्पेस में फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है। दूसरा ये पूछा जाता है कि अगर आप दो चार्जेस को मान लेते हैं, दो चार्जेस हैं फ्री स्पेस में, इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं एक नंबर दे देता हूँ। अगर आपसे कहा जाता है दो चार्जेस आपके फ्री स्पेस में हैं और इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर आप इनको मीडियम में डाल दो, फोर्स बढ़ेगा या कम होगा। सिंपल से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, क्योंकि K की वैल्यू ध्यान देना, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K इक्वल टू 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, और K ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, मीडियम्स के लिए। हमेशा K की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। समझ में आ गया। तो अगर K की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब FM की वैल्यू F0 से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो फ्री स्पेस के अंदर फोर्स से कम होता है। सीधी सी बात है, अगर दो चार्जेज हवा से आप मीडियम के अंदर लेके जा रहे हैं तो फोर्सेज में इनके बीच में लगने वाले फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा। बिल्कुल सही बात है। और कितना टाइम्स कम होगा, 80 टाइम्स कम होगा। थोड़ी देर के लिए मैं एक नंबर दे देता हूँ। मान लेते हैं दोनों जो चार्जेज हैं वो फ्री स्पेस में फिर से वही नंबर आपका 10, इनके बीच में कितना न्यूटन लग रहा है, 10। अब आपने इनको पानी में डाल दिया, और पानी का याद कर लेना कितना होता है, लगभग 80 होता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता। हाँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। यहाँ पे पूछा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती हैं, कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या है, रेशियो टर्म है। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का एक क्या है, रेशियो है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होती, जबकि एप्सिलॉन की अपनी यूनिट होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की भी सेम यूनिट होगी। दोनों कैंसिल कर देंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर आपने इन चार्जेस को पानी के अंदर डुबा दिया तो बताइए फोर्स, अब फोर्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास है। मीडियम के अंदर जो फोर्स होगा, हवा में कितना फोर्स लग रहा है आपका, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अपॉन 80 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, बहुत कम, 80 टाइम्स कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मीडियम में डालने पे फोर्स जो होता है K टाइम्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रॉन इफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज देन। रेडियस है, अब देखो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। एक हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसका ऑर्बिट होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है। ये कह रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स निकालिए, वो भी हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है
और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। सीधी सी बात है कि ये किसकी बात कर रहा है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन होता है, इतना तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। किस न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, पहले 5 या 6 एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात दे रखी है, रेडियस दे रखा है भाई। रेडियस का मतलब क्या है, इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस दे रखी। तो आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं पूछी गई है, सीधी सी बात है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स आपसे पूछा गया है। कहने का तरीका थोड़ा सा किसका क्या है, डिफरेंट हो गया। तो फोर्स निकालना है तो एक ही तो फॉर्मूला आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये आपको पता है। लेकिन ये जो r दे रखा है एंगस्ट्रम में दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रम और मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर आपको पता है 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस दे रखी है, कितने दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी 0.51 एंगस्ट्रम। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 10⁻⁻10 मीटर। ये हो गया इसका रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो अब फोर्स निकालना कितना है, इसकी तो वैल्यू फिक्स होती है, क्योंकि मीडियम के बारे में बोला नहीं गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा कि भैया ये हवा में है, फ्री स्पेस में, सीधी सी बात है। तो आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होती, अब तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं, कितनी होती, 9 × 10⁹, क्योंकि ये फ्री स्पेस का है। Q1 प्रोटॉन का चार्ज अगर आपको याद है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है -1.6 × -19 कूलम। क्योंकि आपने फोर्स निकालना है, प्लस माइनस यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ पे माइनस ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 0.51 × 10⁻10 का स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक का थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लेना। 1.6 अलग हो जाएगा, 10⁻38, और यहाँ से +20 जाएगा ऊपर, यहाँ से +20 ऊपर जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना आगे, तो ये हो जाएगा 0.25 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ द फोर्स बिटवीन द चार्जेज विल चेंज। कैसे बदलेगा, दो चार्जेस के बीच का फोर्स कैसे बदलेगा, मतलब कहीं ना कहीं दो चार्जेस की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है आपकी r। तो इनके बीच में फोर्स कैसे बदलेगा, कब, 3 कंडीशन आपको दी गई हैं। पहली बात ये कह रहा है, ए पार्ट में क्या कह रहा है, डिस्टेंस रिड्यूस टू 1/3। अगर मान लेते हैं, अगर डिस्टेंस जो इनके बीच की डिस्टेंस पहले r थी, तो जब डिस्टेंस r थी तो फोर्स कितना था, F था मान लेते हैं। अब डिस्टेंस आपने 1/3 कर दिया तो फोर्स कितना हो जाता है, मान लेते हैं F' हो जाता है। तो क्या बदलेगा, क्या कितनी कमी आ जाएगी या कितना बढ़ जाएगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। पहले इसके लिए फॉर्मूला बनाइए। जब डिस्टेंस r थी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन, आपको पता है, r²। इसका मतलब फोर्स कैसे डिपेंड करता है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्योंकि केवल और केवल क्या बदल रहा है यहाँ पे, केवल और केवल यहाँ पे बदल रहा है डिस्टेंस, रिड्यूस टू 1/3। तो मुझे फॉर्मूले में केवल डिस्टेंस रखना पड़ेगा, बाकी टर्म्स को हटा दीजिए। अब मुझे पता चल गया कि फोर्स आपका डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर आप डिस्टेंस को 1/3 कर दो तो फोर्स बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, r/3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं F' डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9/r²। इसका मतलब फोर्स कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करती है। केवल डिस्टेंस यहाँ पे आप रख लीजिए, और डिस्टेंस, नई डिस्टेंस आप रखेंगे तो जो नंबर आ रहा है तो उतने टाइम्स, क्योंकि ये ऊपर आ रहा है तो उतना टाइम्स क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो अगला वाला पार्ट, बी वाले पार्ट में क्या कर रहा है, ध्यान दो। दोनों चार्जेज हैं अभी भी यहाँ पे, वन ऑफ द चार्ज डिक्रीज बाय 2/5। अब ध्यान देना, अब आप कैसे लिखोगे इस इक्वेशन को, कैसे लिखोगे, इसको आपने मॉडिफाई करना है।
क्यू यहाँ पे Q1 Q2 आएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द चार्ज डिक्रीज बाय 2/5। इसका मतलब आप डिस्टेंस को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि किसको बदल रहे हैं, चार्ज को बदल रहे हैं। चार्ज को बदल रहे हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला कैसे लिखे हुए हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, क्योंकि यहाँ पे केवल क्या बदल रहे हैं आप, चार्ज, केवल चार्ज वाला दिख जाए, बाकी को आप साइलेंट कर दीजिए, बाकी को कांस्टेंट मान लीजिए आप। अब नया फोर्स क्या हो जाएगा, क्या बदलाव कर रहे हैं भाई, Q1 किसी एक चार्ज को बदल रहे हैं, चलो Q1 को नहीं बदल रहे हैं, Q1 ही है, और Q2 को बदल दे रहे हैं आप, कितना कर दे रहे हैं, 2/5 ऑफ Q2 कर दे रहे हैं। किसी एक चार्ज को चाहे Q1 को बदलो चाहे Q2 को बदल दीजिए, तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, इसको F डैश मान लीजिए, Q1 के बदले Q1 रहने दीजिए, Q2 के बदले क्या रखेंगे, इंटू 2/5 ऑफ Q2, तो फोर्स कितना आ जाएगा, आगे टर्म्स क्या आ जाएगा, 2/5 ऑफ Q1 इंटू Q2। इसका मतलब जो नया फोर्स हो जा रहा है पुराने फोर्स का कितना टाइम्स हो जा रहा है, 2/5, मतलब कम हो जा रहा है। यहाँ पर तो आपने ठीक है, दूसरे वाले टर्म्स में आपने सॉल्व कर दिया, पहले वाले में केवल डिस्टेंस को देखते हुए किया, दूसरे वाले में आपने चार्ज को देखते हुए किया, तीसरे वाले में क्या है, ये कह रहा है चार्ज रिड्यूस टू हाफ। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वन ऑफ द चार्ज रिड्यूस टू हाफ। चलो आप नया जो कॉन्सेप्ट लेके आए, चार्ज बदल रहे हैं जी, एक चार्ज को आप तो आधा कर दे रहे हैं और दूसरा चार्ज में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द चार्ज रिड्यूस टू हाफ एंड डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। जो डिस्टेंस है, ध्यान देना, पहले r थी, अब उसको 2r कर दिया। अब बताइए कि इस केस में फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा, इस केस में कैसे आप करेंगे, फोर्स आप दोनों चीज़ें रखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपने चार्ज भी रखना पड़ेगा और डिस्टेंस भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों चीज़ों में बदलाव कर रहे हैं, चार्ज में भी बदलाव कर रहे हैं और किस में बदलाव कर रहे हैं, डिस्टेंस में। तो रख लीजिए यहाँ पे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 को कितना रखा जी, Q1/2 कर दिया आपने, Q2 को आपने कोई बदलाव नहीं किया, Q1 Q2 अपॉन r², r में क्या बदलाव कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, 2r का स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो जो नया फोर्स आ जाएगा, मीडियम जो नया आप बदलाव करने के बाद फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे, 448, 1/8 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब फोर्स क्या हो जा रहा है, 1/8 टाइम्स r। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर कोई बदलाव कर रहे हैं, चार्ज में बदलाव कर रहे हैं तो केवल चार्ज वाला आप रिलेशन दिखाएंगे, अगर डिस्टेंस में बदलाव कर रहे हैं तो डिस्टेंस वाला रिलेशन दिखा रहे हैं, अगर दोनों में बदलाव कर रहे हैं तो दोनों आप दिखाएंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 आसान से न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपको दिया गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम दे रखी है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे लिखते हैं, परमिटिविटी आप ध्यान देना, हिंदी वाले बच्चे, इसको कहते हैं वैद्युतशीलता। तो परमिटिविटी को लिखते हैं एप्सिलॉन से, ये दिया गया है कितना, 2.5 × 10⁻11 दिया गया है, और आपसे कहा गया है फाइंड के, उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, क्योंकि एप्सिलॉन और के किसी मीडियम का होता है और फ्री स्पेस का कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और फ्री स्पेस का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास है, अगर एप्सिलॉन आपको दिया गया और के निकालना है तो रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो के निकाल दीजिए, के आप बताया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कितना हो गया, 2.5 × 10⁻11 अपॉन 8.85 × 10⁻12। सॉल्व करना आना चाहिए, 12 ऊपर जाके +12 हो जाएगा, और +12 और माइनस ये हो जाएगा 2.5 अपॉन 8.85 इंटू 10⁻11 + 12 कितना हो जाएगा, 1। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये आपका मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। इसमें दूसरा हिंदी वाले बच्चे भी आप ध्यान देना, फोर्स बिटवीन, मैं समझा देता हूँ, फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन अ फ्री स्पेस, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। ये दे रखा है फोर्स बिटवीन अ फ्री स्पेस में, मान लें 2 चार्जेज आपने रखे हैं फ्री स्पेस पर, ये हैं 2 चार्जेस फ्री स्पेस पर रखे हैं, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको मैं चलो F1 कर दूँ या F0 कर देता हूँ। F0 इक्वल टू हो गया 0.575, नॉट का मतलब होता है फ्री स्पेस। इफ़ द चार्जेज आर टेकन इनटू द मीडियम,
और मीडियम, अब इन चार्जेस को आप कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी मीडियम में, और साथ कोई चीज़ बदलाव नहीं कर रहे हैं, ना चार्ज में बदलाव कर रहे हैं, ना इनके बीच के डिस्टेंस में बदलाव कर रहे हैं, केवल मीडियम का बदलाव कर रहे हैं। अभी जो डिस्टेंस यहाँ थी वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा आपको 3। तो मीडियम के अंदर फोर्स बताइए, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी बताया था कि मीडियम के अंदर जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, कितना टाइम्स कम हो जाता है, k टाइम्स कम हो जाता है। कितना होगा, तो अगर यहाँ पे 0.75 लग रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 0.25 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। तो ये हैं बहुत सिंपल से क्वेश्चंस। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल हम बढ़ाते हुए चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं आती, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। दिक्कत वहाँ पे आती है, मान लेते हैं आपके पास कई सारे चार्जेज हो गए, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया और Q5 हो गया। हालांकि इतने चार्जेस नहीं आते हैं, 2 या 3 चार्जेस के का फोर्स निकालना, और आपसे कहा जाता है या तो Q1 पे फोर्स निकालिए, या Q2 पे फोर्स निकालिए, Q4 पे निकालिए, Q2 पे निकालिए, Q5 पे निकालिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे 2 या 1 चार्ज पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगे होते हैं, तो कैसे हम निकालेंगे, कैसे इसको आसानी से कैलकुलेट करेंगे। हालांकि यहाँ पे दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इसके भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कैसे हम आसानी से हम इनको निकालें, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पार्ट 3 पर। तो आप क्या करिए, पार्ट 2 का जितना भी आपके पास मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया उसको एक बार देखिए और उसके नोट्स बना लीजिए। तो हम आते हैं पार्ट 3 पे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए कि, और आते भी जो न्यूमेरिकल हैं, एक ट्रायंगल दे दिया जाएगा और यहाँ पे आपके चार्ज रख दिए जाएंगे, तो बताइए यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। या एक लाइन पे चार्ज हैं, बताइए इक्विलिब्रियम, या इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, और इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह के कई तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 2 चार्जेस के बीच का फोर्स बहुत कम पूछा जाता है। इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।